आपने यकीनन कार्ल मार्क्स के बारे में सुना होगा। वो बहुत सारी फैसला कुन पॉलिटिक्स लीडिंग के फाउंडर समझे जाते हैं। उनके नाम का आज भी अमेरिकन पॉलिटिक्स में तस्करा किया जाता है और कुछ लोग उन्हें बुरा भी समझते हैं। लेकिन आज हमारा मौजू उन पॉलिटिकल मूवमेंट्स का तस्करा नहीं है जो कि कार्ल मार्क्स की वजह से शुरू हुई। हम ऐसे मार्क्स की बात करेंगे जो कि एक फलसफी थे और एक स्कॉलर थे। 18वीं सदी के बदलते हुए हालात में जहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही थी और पॉलिटिकल निजाम तब्दील हो रहा था, वहीं मार्क्स का कंसर्न एक सवाल का जवाब ढूंढना था, आखिर आजादी क्या है। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री की एक इंटायर थ्योरी ही बना डाली और उन्होंने ही कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम की सोशियोलॉजी में बुनियाद रखी, जिसने सोशियोलॉजी को पुश किया कि वो पावर और इनइक्वालिटी और इनसे होने वाली सोशल चेंजेस पर रिसर्च करे। जहां इमाइल डार्कहाइम का कंसर्न सोशल सॉलिडेरिटी जैसे मौजूआत से था और आखिर ये सोसाइटी किस तरह जुड़ के रहती है, ये उनका मेजर कंसर्न था। वहीं मार्क्स जिस चीज पर एम्फेसाइज कर रहे थे वो फ्रीडम थी और वो सवाल जो मार्क्स पूछना चाह रहे थे वो ये था कि आखिर आजादी से क्या मुराद है, आखिर लोग आजाद किस तरह होते हैं। एक आम फहम ख्याल है कि हम पैदाइशी तौर पर आजाद होते हैं। अगर हम अपनी फिजिकल बॉडी की बात करें तो उसकी मुख्तलिफ तरह की नीड्स हैं जिनको पूरा किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरह माहौल में जिंदा रहने के लिए हम अडॉप्टेशन के कैदी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक चिड़िया को जंगल में छोड़ दें तो वो उड़ती चली जाएगी और अपनी खुराक को इकट्ठा करेगी, लेकिन वहीं अगर हम एक इंसान को जंगल में छोड़ दें तो हो सकता है कि वो भूख से मर जाए। कार्ल मार्क्स के मुताबिक और जानदारों के कंपैरिजन में हमें अडेप्टेशन की जो सलाहियत है वो सबसे ज्यादा कम है। अगर हम नेचर में जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें इसे अपनी जरूरियात के मुताबिक मोल्ड करना पड़ता है और यही कार्ल मार्क्स ने बताया कि नेचर को अडॉप्टेबल बनाने के लिए जो चेंजेस हमें इसमें करनी पड़ती हैं उसके लिए कोऑपरेटिव लेबर की जरूरत होती है, जिसकी मदद से हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को तब्दील करते हैं और अपने आप को नेचुरल कंस्ट्रेंट से आजाद कराते हैं। और मार्क्स के मुताबिक जो ही हम अपने आप को इन नेचुरल कंस्ट्रेंट से आजाद करते हैं वहीं हम खुद को सोशल कंस्ट्रेंट में बाउंड कर लेते हैं। इकट्ठे काम करना हमें हमारे नेचुरल कंस्ट्रेंट से तो आजाद कराता ही है, लेकिन इस काम को करने के लिए जिस तरीके से लेबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कार्ल मार्क्स ने कहा कि यही मैसिव इनइक्वालिटी की वजह है। तो कार्ल मार्क्स के मुताबिक आजादी से जुड़े सवाल का जवाब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर में छुपा हुआ है कि आखिर ये किस तरह ऑर्गेनाइज होती है और कौन लोग इससे फायदा उठाते हैं और वक्त के साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या तब्दीलियां रोनमा होती हैं। लेबर पे उठाए जाने वाले इस सवाल ने कार्ल मार्क्स के मशहूर जमाना पर्सपेक्टिव को जन्म दिया, जिसका नाम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हिस्टोरिकल इसलिए है क्योंकि ये वक्त के साथ साथ आने वाली तब्दीलियों को देखती है और ये मटेरियलिज्म इसलिए है कि क्योंकि ये मटेरियल रियलिटी से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढती है कि आखिर प्रोडक्शन किस तरह होती है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास चीजें होती हैं जैसे कि खुराक, पैसा। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि कार्ल मार्क्स को दूसरी चीजों से कोई कंसर्न नहीं था जैसा कि पॉलिटिक्स या रिलीजन, लेकिन उसके मुताबिक ये सारी सेकेंडरी और इनकी अहमियत प्रोडक्शन कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज के बाद समझी जा सकती है। यहाँ पर सेकेंडरी से मेरी मुराद लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इससे मुराद अगर आप चीजों को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको उससे पहले उस मटेरियल रियलिटी को समझना होगा जिन पर वो इन्हसार करती हैं। इस नजरिए के मुताबिक इकोनॉमी जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज है वो एक प्राइमरी चीज थी और बाकी तमाम चीजें सेकेंडरी, खा वो पॉलिटिक्स हो, कल्चर हो या रिलीजन, हत्ता के वो फैमिली ही क्यों ना हो, जिन्हें मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर्स कहा। जब मार्क्स ने हिस्ट्री का मुताला किया तो उसका फोकस जंगों या पावर स्ट्रक्चर्स पर नहीं था, बल्कि कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक क्लासेस के इंडिकेटर्स की मदद से देखने की कोशिश की। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का नाम सुनते ही बाज़ाहिर लग रहा है कि ये उन तरीकों का नाम होगा जिसकी मदद से चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन मार्क्स ने उन्हें अंडरस्टैंड किया स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री के तौर पर, जो कि हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म। ये तमाम मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की मिसालें हैं और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर और रिलेशन टू प्रोडक्शन के तौर पर। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली टेक्निकल साइंटिफिक मटेरियल पार्ट ऑफ इकोनॉमी को कहा जाता है, जैसा कि औजार, इमारतें, मटेरियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लेबर, जिनकी मदद से ये सारी चीजें काम करती हैं। जदीद कैपिटलिज्म के दौर में फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में जो चीजें शामिल हैं उनमें फैक्ट्रीज, ऑयल जिसकी मदद से कंबशन इंजन चलता है, साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजिकल कल्चर इसकी एक वाज़ेह मिसाल है, जैसे कि असेंबली लाइन या मैस प्रोडक्शन के आइडियाज। आए चलें अब हम इसकी वजाहत एक मिसाल से करते हैं। 10,000 साल पहले सारे लोग अपने दिन का बुनियादी हिस्सा खुराक की तलाश में सर्व कर देते थे। इसे कार्ल मार्क्स ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म का नाम दिया, जिसमें लोग उलझे हुए थे नेचुरल कंस्ट्रेंट्स
लाइंस में, लेकिन सोशली सब बराबर थे। अगर इसका तकाबुल हम मिडिल एजेस में जाहिर होने वाले फ्यूडलिज्म से करें, जिसमें एक खास क्लास हुआ करती थी जिसे नोबेलिटी कहा जाता है, जिन्हें कोई काम करने की जरूरत पेश नहीं आती थी। इन लोगों को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि अगली खुराक का इंतजाम कहां से होगा, बल्कि दूसरी जानिब पेजेंट्री या मुजेरों का निजाम मौजूद था जो कॉन्स्टेंटली फूड को जनरेट करने के लिए काम करते रहते थे। दरअसल वो अपना बहुत ज्यादा वर्क खुराक को प्रोड्यूस करने में खर्च करते थे, लेकिन उन्हें खाने के लिए बहुत ही कम खुराक मिलती थी। लोग अपनी जरूरियात से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन सरप्लस के इक्वली डिवाइड होने के बजाय सोसाइटी इस तरह के निजाम में चल रही थी जिसके अंदर कुछ लोगों को बिल्कुल लेबर करने की जरूरत नहीं थी, जबकि दूसरे तबके को सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। अब ये एक नेचुरल कंस्ट्रेन नहीं रहा था, अब सोसाइटी को सोशल कंस्ट्रेन का सामना था। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से मुराद है कि लोग लेबर में खुद को किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या लोग वेजेस के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए ही गुड्स को खुद जनरेट कर रहे हैं? ऑनरशिप किस तरह दी जाती है और प्रॉपर्टी का क्या कंसेप्ट है? ये इकोनॉमी का बुनियादी हिस्सा है और ये तमाम सवालात रिलेशनशिप टू प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। ये सवाल बहुत ही अहम है, बिलखसूस जब हम सोशल कंस्ट्रेन को जानना चाहते हैं। यही रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं कि उस सरप्लस को किस तरह उन लोगों से लिया जाएगा जो इसको प्रोड्यूस करते हैं, और कौन ये डिसाइड करेगा कि इस सरप्लस का क्या इस्तेमाल किया जाए। और कैपिटलिज्म में इन्हीं रिलेशनशिप की वजाहत की जाती है। आज के दौर में लीगली क्लासेस को डिफाइन नहीं किया जाता। अगर हम फ्यूडलिज्म की बात करें तो वहां पर सरदार और मुजेरा होना एक लीगल मैटर था। अगर एक मुजेरा काम ना करे तो सरदार उसको सजा दे सकता था, लेकिन कैपिटलिज्म में कोई लीगल रूल्स नहीं है कि कौन काम करेगा और कौन नहीं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको जेल में नहीं डाल दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि जॉब से निकाल दिया जाए। लेकिन मार्क्स एक हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट थे और उनके व्यू के मुताबिक क्लासेस को कानून से डिफाइन नहीं किया जा सकता, खा वो फ्यूडलिज्म ही क्यों ना हो। दरअसल क्लास को डिफाइन करने का तरीका लोगों का रिलेशनशिप टू प्रोडक्शन है। जब मार्क्स ने अपने इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को परवान चढ़ते देखा तो उसने दो क्लासेस के जनरेट होने की निशानदही की। पहली वर्किंग क्लास, जिन्हें प्रोलेटरिएट भी कहा जाता है, और दूसरे कैपिटलिस्ट या बोर्जोर्जीज। प्रोलेटरिएट की यह तारीफ है कि ये वो लोग होते हैं जो कि मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन या कंट्रोल नहीं करते। ये वो मटेरियल है जिनकी मदद से लेबर के जरिए गुड्स प्रोड्यूस की जाती। अगर आप मींस ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, ये उसका एनाटॉमिकल पार्ट है। दूसरी वो फिजिकल चीजें हैं जो कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बनाती हैं। चीजों को अगर सिंप्लीफाई करें तो लेबर को मींस ऑफ प्रोडक्शन मुहैया किए जाते हैं जिसकी मदद से वो गुड्स बनाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हों या उन चीजों को ओन करते हों जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जबकि बोर्जोर्जीज यही वो लोग हैं जो कि मींस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को भी कंट्रोल करते हैं जो इन मींस ऑफ प्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। कार्ल मार्क्स के मुताबिक यही डिफरेंस के कौन मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, यही चीज एक्सप्लॉयटेशन की तरफ लीड करती है। कार्ल मार्क्स के मुताबिक अगर प्रोलेटरिएट के पास मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होंगे तो उनके पास बेचने के लिए सिर्फ एक ही चीज बाकी रह जाएगी, और वो है उनकी लेबर, और मजबूरन उन्हें अपनी लेबर को बेचना ही पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भूख से मर जाएंगे। अब आप यकीनन ये आर्ग्यू करेंगे कि आखिर उन्हें तनख्वाह भी तो मिलती है, लेकिन कार्ल मार्क्स के मुताबिक उन्हें सिर्फ इतनी ही तनख्वाह मिलती है जिस पर वो बामुश्किल अपना गुजारा कर सकें। दूसरी जानिब मार्क्स ने यह भी आर्ग्यू किया कि उन्हें हमेशा उससे कम तनख्वाह मिलती है जितनी वो प्रोडक्शन करते हैं, और कार्ल मार्क्स के मुताबिक उनकी तनख्वाहों और प्रोडक्ट की वैल्यू में इस डिफरेंस को सरप्लस कहलाता है, और बोर्जीज इस बात का फैसला करते हैं कि सरप्लस का मार्केट में क्या किया जाएगा। कार्ल मार्क्स के मुताबिक बोर्जीज हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें, और वो ऐसा इस तरीके से करते हैं कि लोगों की तनख्वाहें तो कम कर देते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। और यूं कैपिटलिज्म की वजह से एक बहुत बड़ा मसला जन्म लेता है जिसको क्राइसिस कहा जाता है, या यूं कहें कि क्राइसिस ऑफ ओवर प्रोडक्शन। गुज़श्ता ज़मानों के मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में भी क्राइसिस थे, लेकिन ये कैपिटलिज्म का ही समर है कि ओवर प्रोडक्शन के क्राइसिस जनरेट होने लगे। हम एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां पर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इतनी डेवलप हो चुकी हैं कि हम उसे कई गुना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना हमें जरूरत है। लोगों की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इन सारी चीजों को खरीदने से कासिर है। इन्हीं क्राइसिस की वजह से इकोनॉमी कोलैप्स होता है, हालांकि सोसाइटी की जरूरत से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज सोसाइटी के पास मौजूद होते हैं। ओवर प्रोडक्शन के इन क्राइसिस को कार्ल मार्क्स तमाम मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में आइडेंटिफाई किया, लेकिन असली तजाद फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान रहा। कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री को फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन की तरक्की के सीरीज के तौर पर देखा, जिसमें कैपिटलिस्ट के दरमियान ज्यादा कोऑपरेशन, प्रोडक्शन के मेथड्स में कम्प्लेक्सिटी और ऑर्गेनाइजेशनल तरक्की ज़ेरे गौर है।
लेकिन कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये सारी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एक मकाम पर आके रुक जाती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन लिमिट कर देते हैं। जैसे कैपिटलिज्म के शुरुआत के दिनों में रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, कंपटीशन अमंग कैपिटलिस्ट और वेज लेबर जैसी चीजों ने एक एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को जन्म दिया, लेकिन वहीं ये चीजें लिमिट करने लगी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को, चीजें जैसे कि फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लेबर को। और इसका नतीजा ये निकला कि कैपिटलिस्ट ने तनख्वाहों को कम कर दिया ज्यादा प्रॉफिट्स लेने के लिए, और एक दूसरे के साथ कंपटीशन ने लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन को जन्म दिया, और जिसका नतीजा ये निकला कि एक ऐसी पॉपुलेशन बढ़ने लगी जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीद ही नहीं सकती, जबकि इंसानी जरूरत से कई गुना ज्यादा चीजें जो है वो प्रोड्यूस होने लगी। और अगर इसी तरह इकोनॉमी मुतजलजल हो जाए तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ सकती। यकीनन फैक्ट्रीज और न्यू टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ने के लिए पैसा मुहैया नहीं हो सकेगा। तो जहां रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह बनते हैं, वहीं ये वो चीज भी हैं जो कि क्राइसिस को जन्म देते हैं। कार्ल मार्क्स के मुताबिक तमाम मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एक जगह पर आके एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो फिर आखिर सोसाइटी किस तरह आगे बढ़ेगी? कार्ल मार्क्स ने इसका जवाब दिया क्लास कॉन्फ्लिक्ट। उनके मुताबिक हिस्ट्री एक स्ट्रगल है क्लासेस के दरमियान जो कि वो कर रहे हैं फोर्सेस और रिलेशनशिप टू प्रोडक्शन के लिए। उनके मुताबिक बॉर्चीज जो हैं वो अलाइंड हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन से, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन उन्हें अलाउ करते हैं कि वो वर्कर से काम लें और उनसे ज्यादा सरप्लस जनरेट कर सकें, और उनके लिए तो ये सिचुएशन काफी पुरइत्मीनान है। जबकि दूसरी जानिब प्रोलेटरिएट इन हालात को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की फर्दर डेवलपमेंट हो जिसमें उनकी लेबर एक अहम हिस्सा है, और वो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में कुछ बुनियादी तब्दीलियां भी देखना चाहते हैं। वो जुल्म का खात्मा चाहते हैं और सरप्लस में अपना हिस्सा चाहते हैं। आखिरकार ये उन्हीं की लेबर थी जिसने इस सरप्लस को क्रिएट किया। आसान अल्फाज में वो इनकलाब लाना चाहते हैं। तो ये रहा मार्क्स का मॉडल ऑफ हिस्ट्री, जिसमें सीरीज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसमें शामिल होती हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। ये फोर्सेस तब तक डेवलप होती रहती हैं जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट में आमने सामने ना आ जाएं, जो कि पिसे हुए तबके को मजबूर करती है कि वो इनकलाब लेके आए और एक नए तरह का रिलेशनशिप टू प्रोडक्शन डेवलप हो, जिससे वर्कर अपनी एफर्ट से ज्यादा फायदा उठा सके। बहुत सारे थ्योरिस्ट ने कार्ल मार्क्स के आइडिया को बुनियाद बनाया और उसके हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के काम को सराहा। कुछ ने इस थ्योरी के उन एरियाज पर काम किया जो कि मार्क्स ने छोड़ दिए थे और इस थ्योरी को मजीद बेहतर बनाया। इनमें एक मिसाल इटालियन थ्योरिस्ट एंटोनियो ग्राम्सी की भी है, जिनकी जंगे अजीम दोम की तहरीरों ने एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट किया। मार्क्स की थ्योरी में एक बहुत ही अहम सवाल उठाया जा सकता है कि आखिर बॉर्जियस हमेशा पावर में ही किस तरह रहते हैं। ग्राम्सी ने इसका जवाब थ्योरी ऑफ हेजेमनी से दिया। उसने कहा कि रूलिंग क्लास हेजेमोनिक कल्चर की मदद से पावर में रहते हैं। हेजेमोनिक कल्चर से मुराद वो डोमिनेट सेट ऑफ आइडियाज हैं जो लोगों से काम लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हें सोसाइटी एज ग्रांटेड लेती है। लाजमी नहीं कि आइडियाज सही हों या गलत, लेकिन ये सब लोगों की सोसाइटी के हवाले से अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करते हैं और ये आइडियाज हमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को देखने से अंधा कर देते हैं। हेजेमोनिक आइडियाज हमेशा इकोनॉमिक नहीं होते, बल्कि ये बिलीफ जेंडर और रेस के हवाले से भी रखे जा सकते हैं, और इस पॉइंट से कार्ल मार्क्स बिगेस्ट इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। वैसे तो कार्ल मार्क्स का मॉडल ऑफ हिस्ट्री इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट को देखता है और इसी से ब्रॉडर सोशियोलॉजिकल पैराडाइम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अखज की जाती है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वो बेसिक आइडिया है जो पावर डायनेमिक्स को देखता है और एनालाइज करता है कि किस तरह पावर के लिए होने वाली स्ट्रगल सोशल चेंजेस को रुनुमा करती है, और ये चीज माशरे के तमाम हिस्सों में पाई जाती है, ना सिर्फ वर्कर और ओनर के रिलेशनशिप में। मार्क्स के आइडिया ने सोशियोलॉजी में और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज को जन्म दिया, जिस तरह रेस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इंटरसेक्शनल थ्योरीज वगैरह। ये थ्योरीज हमारी मदद करती हैं कि हम पावर, कंट्रोल और फ्रीडम को समझें, और इनका जायजा हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में लेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हमने कार्ल मार्क्स के बारे में सीखा। हमने सीखा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में और कार्ल मार्क्स के मॉडल ऑफ हिस्ट्री के हवाले से। आपने सीखा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, वो किस तरह डेवलप होते हैं और वो किस तरह मार्क्स की ओवरऑल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की थ्योरी में फिट इन करते हैं, और इसी में हमने जायजा लिया क्लास स्ट्रगल और रेवोल्यूशन का। आखिर में हमने देखा कि किस तरह कार्ल मार्क्स के आइडिया ने ग्राम्सी के आइडियाज ऑफ हेजेमनी और दीगर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज को जन्म दिया। मजीद लेक्चर्स के लिए देखते रहिए इवनिंग क्लासरूम सोशियोलॉजी और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।